उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एमएसएमई दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल। साहिबगंज में एम्बुलेंस खराब होने पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री से जिम्मेदारी तय करने और कार्रवाई की मांग। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के 1 वर्ष पूरे। झारखंड समेत 16 राज्यों और केंद्र प्रदेशों में 30 जून से शुरू होगा SIR का दूसरा सत्र। और बोकारो में 18 अगस्त से राष्ट्रीय तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन। देश भर के 700 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज लेंगे हिस्सा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में यह क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में MSME क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। उपराष्ट्रपति ने उद्यमियों से उत्पादकता, उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने का भी आग्रह किया। Away from the modern technological developments. If that is the case, then we will be left out. So, new changes will come. We have to adopt all the new good changes. We have to identify whether the change is good or bad. Then we have to adopt all the good changes. That is the only way that our MSME can go to the next level. विश्व सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME दिवस पर हर साल 27 जून को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने, नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में छोटे व्यवसायों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानना है। 27 जून विश्व सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है। यह दिन केवल उद्योग जगत का उत्सव नहीं है, बल्कि उन करोड़ों उद्यमियों, कारीगरों, नवाचारकर्ताओं और श्रमिकों के योगदान को सम्मान देने का अवसर भी है, जो आर्थिक विकास की नींव को मजबूत बनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में इस दिवस को मान्यता दी थी ताकि दुनिया भर में छोटे और मध्यम उद्यमों की भूमिका को रेखांकित किया जा सके। भारत के संदर्भ में MSME क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। देश के गाँवों, कस्बों और शहरों में फैले लाखों छोटे उद्योग न केवल रोजगार का सृजन करते हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान सरकार की ओर से जो नीतियां हैं इस सेक्टर के लिए, उससे इस सेक्टर को काफी बढ़ावा मिल रहा है। सरकार की तरफ से विशेषतः जो कोलेटरल फ्री लोन एवं मुद्रा स्कीम चलाई गई, इससे यहाँ की जो हमारी आर्थिक दिक्कतें थी इस सेक्टर को, उसमें काफी लाभ हुआ। और इस सेक्टर का भविष्य, इस देश की जनसंख्या जो हमारी एक बहुत बड़ी यूथ मैन पावर है, इसको जॉब प्रोवाइड करने में इस सेक्टर का एक अहम रोल है। आज भारत में 6 करोड़ से अधिक MSME इकाइयां कार्यरत हैं। ये इकाइयां विनिर्माण, सेवा, कृषि प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, IT सेवाओं और अनेक अन्य क्षेत्रों में सक्रिय हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में MSME क्षेत्र का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में लगभग 30%, कुल विनिर्माण उत्पादन में लगभग 36% हिस्सेदारी, भारत की कुल निर्यात में लगभग 45% योगदान, 11 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार। क्षेत्र कृषि के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं, ग्रामीण उद्यमियों और पारंपरिक कारीगरों को आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने में MSME की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।
आज वैश्वीकरण और डिजिटल अर्थव्यवस्था के दौर में भारतीय एमएसएमई केवल घरेलू बाजार तक सीमित नहीं है। भारत के छोटे उद्योग दुनिया भर के बाजारों में अपनी पहचान बना रहे हैं। हस्तशिल्प, कालीन, चमड़ा उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, ऑटोमोबाइल, कलपुर्जे, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और आईटी सेवाएं भारतीय एमएसएमई की वैश्विक सफलता के प्रमुख उदाहरण हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डिजिटल भुगतान व्यवस्था और बेहतर लॉजिस्टिक्स ने छोटे उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों तक पहुंचने का अवसर दिया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा योजना, आपातकालीन ऋण गारंटी योजना, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया अभियान, उद्यम पंजीकरण प्रणाली। इन पहलों का उद्देश्य छोटे उद्यमों को वित्त, तकनीक और बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराना है। सरकार अब एमएसएमई को केवल छोटे उद्योग के रूप में नहीं, बल्कि नवाचार, रोजगार और निर्यात वृद्धि के प्रमुख इंजन के रूप में देख रही है। भारत ने वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में एमएसएमई की भूमिका निर्णायक होगी। अगर छोटे उद्योगों को आधुनिक तकनीक, एआई, डिजिटल मार्केटिंग, हरित ऊर्जा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ा जाए तो वो भारत को विश्व विनिर्माण केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। श्री मोदी के सेशेल्स दौरे को लेकर वहां रह रहे भारतीय समुदाय में खासा उत्साह देखा जा रहा है। समुदाय के लोग इस यात्रा को भारत सेशेल्स संबंधों को और मजबूत करने वाली महत्वपूर्ण कड़ी मान रहे हैं। एक्साइटेड है, आप देख सकते हैं पूरा समुदाय उनको वेलकम करने के लिए आया हुआ है। इवन दो देयर आर रिस्ट्रिक्शन, बट हमने सबने अपना बहुत सारी कोशिश की कि हमको एंट्री मिला है। तो आप सुन सकते हो क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या तैयारियां की हैं आपने? हम लोगों ने डांस प्रैक्टिस की है उनके वेलकम के लिए, और दिल से हम उसका स्वागत करते हैं ऑन द पैराडाइज ऑन अर्थ। और हम बेसिकली तो इंडिया से ही रूटेड है, तो स्पेशल फीलिंग्स है मोदी जी के लिए। और पूरे वर्ल्ड में जिनके चर्चे हैं वो हमारे छोटे से आइलैंड पे आ रहे हैं, तो हमें दिल से खुशी है और दिल से उसका स्वागत है। वाह, क्या बात है। पूरी दुनिया में जिसके चर्चे हैं वो इनके छोटे से आइलैंड पे आ रहे हैं, तो उनका स्वागत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ कहेंगी? नहीं। चलिए, आप कुछ बोलेंगी? आइए, ठीक है। कुछ बोलना है? उत्साहित है आप लोग, दिख रहे हैं चेहरे खिले हुए, कुछ बोलिए। बहुत उत्साहित है हम। तो क्या तैयारियां की आप लोगों ने? बिल्कुल निखिल, बताएंगे आप लोग क्या तैयारियां की? हमारे साथ कुछ और लोग हैं। तैयारियों में तो देखे तो हम सुबह से इतने उत्साहित है। हमको जब से पता चला कि मोदी जी सीशल्स में आ रहे, उस दिन से हम इतना इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे, हम कब देखेंगे। क्योंकि सीशल्स में अब 2015 में पहले आए थे, अब दूसरी बार आ रहे हैं, तो हम उसको फिर से वो उसका मिलन के लिए उत्साहित है बहुत। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया लेह के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। मंत्री द्वय ने सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास और जन कल्याण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। वहीं दोनों मंत्री भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत भारत के आखिरी नागरिक गांव फोबरांग पहुंचे। इस दौरान दोनों ने वहां की जनता से सीधा संवाद कर उनके अनुभवों और जरूरतों को जाना। साथ ही वहां तैनात सेना मंत्री द्वय का स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के एम्बुलेंस सेवा पर सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर साहिबगंज के राजमहल का एक वीडियो साझा कर श्री मरांडी ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उन्होंने दावा किया कि गर्भवती महिला को लेने जा रही सरकारी एम्बुलेंस बीच रास्ते में खराब हो गई। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस सेवा लगातार अव्यवस्थाओं के कारण चर्चा में है। श्री मरांडी ने कहा कि एम्बुलेंस संचालन करने वाली संस्था व्यवस्था संभालने में विफल है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले की जांच कर जिम्मेदारी तय करने और व्यवस्था सुधारने की मांग की है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने विकास योजनाओं पर खर्च की रफ्तार बेहद धीमी होने पर नाराजगी जाहिर की है। वित्त मंत्री ने असंतोष जताते हुए कहा कि पहली तिमाही में
12 से 15% बजट राशि खर्च होनी चाहिए, लेकिन वित्तीय वर्ष 2026-2027 की पहली तिमाही समाप्त होने वाला है। ऐसे में अब तक कुल बजट राशि का करीब 5% ही खर्च होना चिंता का विषय है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कल रामगढ़ प्रखंड सह अंचल कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। श्रीमती सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नए प्रशासनिक भवन के शुरू होने से अब स्थानीय ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं और नागरिक सुविधाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि उन्हें एक ही छत के नीचे बेहद सुलभ और समयबद्ध तरीके से तमाम सुविधाएं मिल सकेगी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की कवायद शुरू हुए 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अभियान के तहत अब तक करीब 6 करोड़ अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाए जा चुके हैं। इधर झारखंड समेत 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का दूसरा सत्र 30 जून से शुरू होगा। इसे लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद शुरू हुए 1 साल पूरा हो चुका है और इस अभियान के तहत अब तक करीब 6 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं। यह अभ्यास पिछले वर्ष 24 जून को बिहार में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। बिहार में इस प्रक्रिया के बाद लगभग 65 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे। बाद में दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा सहित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह अभियान चलाया गया। इस दौरान मतदाता सूची में लगभग 10.2% की कमी दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार 50.99 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं की सूची घटकर 45.81 करोड़ रह गई, यानी 5.18 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए गए। इनमें 66.88 लाख मृत मतदाताओं के नाम शामिल है, जबकि 63.16 लाख नाम आपत्तियों और जांच के बाद हटाए गए हैं। BCCL अब बंद पड़े कोयला खदान के गंदे पानी को प्यूरीफायर कर पीने योग्य बनाएगी और इसे कोल नीर के नाम से बॉटलिंग कर बाजार में बेचेगी। इसके लिए धनबाद के पुटकी बलिहारी क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से BCCL के पहले कोल नीर प्रोजेक्ट की स्थापना की जा रही है। इस सिलसिले में BCCL CMD मनोज अग्रवाल ने बॉटलिंग प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोयला खदानों से निकलने वाले माइन वाटर को अत्याधुनिक RO तकनीक से शुद्ध कर पीने योग्य बनाया जाएगा। आएगा, टंकी में जमा होगा, उसके बाद विभिन्न मेथड से होते होते ये बोतल भी यहीं बनेगी और शुद्ध पानी भी RO पानी भर के इसका यूज प्रथम चरण में हम लोग अपने ऑफिशियल कार्यालयों आदि में करेंगे और उसके बाद आगे हम लोग जैसा जैसा मार्केट सर्वे करके उसको फिर अन्य उपभोक्ताओं को भी देंगे। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का कल हाई स्पीड ट्रायल किया गया। इसे 2 डीजल इंजनों के साथ जोड़कर जींद से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। इससे पहले सोनीपत और जींद के बीच हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल किया गया था। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुक्रवार को फाइनल हाई स्पीड ट्रायल किया गया। इसे 2 डीजल इंजनों के साथ जोड़कर जींद से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। इससे पहले सोनीपत और जींद के बीच हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल किया गया था। आज के ट्रायल में इमरजेंसी ब्रेकिंग, डिस्टेंस और ऑसिलेशन को परखा गया है। हाइड्रोजन ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन में साफ सुथरे, स्मार्ट और ज्यादा टिकाऊ भविष्य का रास्ता तैयार करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। मौके पर नई टैक्सी सेवा की विशेषताओं और इससे यात्रियों को मिलने वाले लाभों पर भी चर्चा हुई। यह पहल राज्य में परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और डिजिटल बनाने की दिशा में एक अहम प्रयास मानी जा रही है। मौके पर श्री शाह ने इस पहल को आधुनिक, सुरक्षित
और सुलभ सार्वजनिक परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। टैक्सी कई जगह पे ट्रायल में लॉन्च हुई है और आज गुजरात में भी इसका फॉर्मल लॉन्चिंग हुआ है। गुजरात के सारे बड़े नगरों में दोपहिया व्हीकल, ऑटो और 4 व्हीलर तीनों क्षेत्रों में भारत टैक्सी का आज से अधिकृत शुभारंभ हुआ है। आज भारत टैक्सी ने गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, एएमसी, गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ट्रैफिक पुलिस, सूरत, राजकोट और अहमदाबाद हवाई अड्डे, अहमदाबाद डिवीजन पश्चिम रेलवे, इस सब के साथ एमओयू कर अपने व्याप को बढ़ाने का काम किया। और जब एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहां से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इफको, क्रिप्को, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला। सरला बिरला विश्वविद्यालय में आयोजित चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है। 3 दिवसीय आयोजन के पहले दिन कल उद्घाटन सत्र में हजारीबाग में बनी फिल्म सूरजमुखी का प्रदर्शन किया गया। फिल्म को दर्शकों, फिल्मकारों और विद्यार्थियों ने खूब सराहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर गोपाल पाठक ने कहा कि सूरजमुखी संवेदनाओं से भरपूर एक उत्कृष्ट लघु फिल्म है। झारखंड में इस प्रकार की सार्थक एवं संवेदनशील फिल्मों का निर्माण होना वास्तव में काबिले तारीफ है। इस दौरान फिल्म निर्माता सुमित सिन्हा समेत अन्य कलाकारों को भी सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क पर किया जाएगा। आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर।
ज्येष्ठी पूर्णिमा के अवसर पर 29 जून को रांची के धुर्वा स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा का महास्नान अनुष्ठान आयोजित किया जाएगा। जगन्नाथ मंदिर न्यास समिति के उपाध्यक्ष सुधांशु शाहदेव ने बताया कि महास्नान पूरी मंदिर की तर्ज पर पूरे विधि विधान के साथ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महास्नान के बाद भगवान 15 दिनों के लिए एकांतवास में चले जाएंगे। इसके बाद 16 जुलाई को रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के कुम्हारटोली में पिछले दिनों हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का मोबाइल फोन, $76, सोना और चांदी के जेवरात भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। सिमडेगा पुलिस ने एक तरफ जहां हाल ही में एक महिला की हत्या के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को धर दबोचा है, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क पर प्रहार करते हुए अवैध गांजा तस्करी मामले में एक महिला आरोपी को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ डीडी पासवान ने बताया कि महिला गांजा तस्करी मामले में फरार थी। और अब जानते हैं हमारी दल का छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी गठन के बाद लगातार तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर अज्ञात महिला का शव पहचान ललित देवी के पिता विश्वनाथ बड़ाई साकिन कोली थाना कोलेबिरा जिला सिमडेगा के रूप में हुई है। अनुसंधान के क्रम में घटना में संलिप्त आरोपी मोनू कुमार उर्फ मोनू साहू को गिरफ्तार किया गया। आरोपी मोनू साहू उर्फ मोनू कुमार कांड में संलिप्तता स्वीकार किया गया। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 27 जून साल 1839 को महाराजा रणजीत सिंह का निधन हुआ। रणजीत सिंह तत्कालीन पंजाब प्रांत के राजा थे। वे शेर पंजाब के नाम से मशहूर रहे। साल 1801 में रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की। उनकी ताजपोशी गुरु नानक जी के एक वंशज ने की थी। महाराजा रणजीत सिंह ने न केवल पंजाब को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट रखा, बल्कि अपने जीवन काल में अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के अंदर बढ़ने नहीं दिया। विश्व प्रसिद्ध बेशकीमती हीरा कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह के खजाने की रौनक था। 27 जून साल 1838 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म पश्चिम बंगाल में उत्तरी 24 परगना जिले के कंथलपाड़ा गांव में हुआ। इन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहा जाता है। वे बांग्ला भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनकी ही रचना है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बन गया था। इनके द्वारा लिखा गया आनंद मठ एक कालजयी उपन्यास है। इस उपन्यास में उत्तर बंगाल में 1773 के सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। आनंद मठ ने हजारों क्रांतिकारियों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा की। बंकिम चंद्र चटर्जी का अंतिम उपन्यास सीताराम है। कुछ जानकारी मौसम से। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आगामी 3 जुलाई तक बारिश, आंधी और वज्रपात होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 3-4 दिनों में राज्य के शेष हिस्सों में मानसून के दस्तक देने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान सिमडेगा जिले के कोलेबिरा में सर्वाधिक
38.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया। केंद्र के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि इसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने के आसार हैं। आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी खूंटी का डंडोल गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहा है। जिला मुख्यालय से महज 17 किलोमीटर दूर यह गांव हर बारिश में 3 से 4 महीने तक टापू बन जाता है, जिससे ग्रामीणों की जिंदगी पूरी तरह थम जाती है। ये तस्वीरें खूंटी प्रखंड के डंडोल गांव की है, जहां हर साल बारिश आते ही सड़क और पुलिया के अभाव में गांव का संपर्क पूरी तरह कट जाता है। बच्चों की पढ़ाई, मरीजों का इलाज और ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी सब कुछ ठहर जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार भी पुलिया नहीं बनी तो हालात पहले जैसे ही रहेंगे। हम लोग को यहाँ पर रास्ता के लिए बहुत दिक्कत होता है और बरसात, खासतौर से बरसात के दिनों में यहाँ पर आवागमन हम लोग को बहुत दिक्कत होता है कि पानी भर जाता है तो हम लोग को बहुत ही मुश्किल होता है। और इस रास्ता के चलते हम लोग विधायक संसद को भी दिए, लेकिन अभी तो कोई नहीं किया है। घर में बीमार पड़ जाता है तो हम लोग की एम्बुलेंस लाते हैं तो इस पुल के ऊपर रखते हैं और वहाँ से जिधर थोड़ा पानी कम रहता है उधर से ढो के लेक के पार करते हैं, तब हम लोग हॉस्पिटल तक पहुँच सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े समस्या होता है। और ऐसे स्कूल के बारे में तो बाल बच्चा बरसात के दिन में 4 महीना तो एकदम घर में ही रहते, इसलिए अभी तक मेरा गांव में वैसा कोई शिक्षक नहीं है, कोई एक भी सर्विस वाला नहीं है अभी तक। करीब 400 आबादी वाले इस गांव के अधिकांश लोग दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार चलाते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में रोजगार भी छिन जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से प्रशासन, विधायक और सांसद को ज्ञापन देने के बावजूद सड़क और पुलिया निर्माण की मांग सिर्फ फाइलों तक सीमित रह गई है। व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाए तो यहाँ तो हॉस्पिटल सामने नहीं है, दूरी में भी है, फिर भी रास्ता का कारण इतना हम लोग को दिक्कत हो जाता है कि उसको हम लोग 10-12 आदमी किसी तरह से उसको कंधाई करके और नदी पार करते हैं, उसके बाद इलाज के लिए ले जाते हैं। शाम में आए, अगर मान लीजिए बच्चे स्कूल गए हैं और वापसी में पानी आ जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर के जो स्थिति है, बच्चे इधर रोड में होते हैं, माँ बाप घर में होते हैं, ऐसे हालात बनता है कि लोगों का जिंदगी 1-1 मिनट बिताना मुश्किल हो जाता है। उस परिस्थिति में यहाँ के लोग काफी परेशानी के आलम में रहते हैं। ग्रामीणों ने एक बार फिर से जिला प्रशासन से सड़क और पुलिया निर्माण की मांग की है। अब देखना होगा कि इस बरस भी डंडोल गांव बारिश में कैद रहेगा या विकास की राह आखिरकार यहां पहुंचेगी। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एमएसएमई दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल। साहिबगंज में एम्बुलेंस खराब होने पर साधा निशाना, मुख्यमंत्री से जिम्मेदारी तय करने और कार्रवाई की मांग। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के 1 वर्ष पूरे। झारखंड समेत 16 राज्यों और केंद्र प्रदेशों में 30 जून से शुरू होगा एसआईआर का दूसरा सत्र। और बोकारो में 18 अगस्त से राष्ट्रीय तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन। देश भर के 700 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज लेंगे हिस्सा।